बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आज हम UHS की जानिब से MD कैट के लिए 2022 का जो पेपर है उसको हल करने जा रहे हैं। और आज की हमारी ये क्लास बहुत अहम है। ये क्लास ख़ास तौर पर मेडिकल के उन तलबा के लिए बहुत अहम है जो इस वक्त एंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। मैंने इस क्लास को बहुत अहम इसलिए कहा है क्योंकि UHS हमारा एक बहुत बड़ा इदारा है जिसकी ज़ेर निगरानी ये टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है, जहां बहुत बड़े नामवर असातिज़ा इकराम इस टेस्ट के सवालात तैयार करते हैं। आपने एक बात ज़हन नशीन कर लेनी है कि गलती किसी से भी हो सकती है। अगर कोई शख्स ये समझता है कि वो तो PhD है, वो तो डॉक्टर है, उससे किसी किस्म की कोई गलती नहीं होती, या फिर अगर वो उसने कोई गलती कर दी है तो जनाब उसकी इस्लाह करने वाला कोई नहीं है, तो ये उस साहिब की सबसे बड़ी खाम ख्याली है। देखें, इल्म एक समंदर है, इसके अंदर आप जितना उतरते जाएंगे आपके छोटेपन का एहसास आपको होता जाएगा। आपको लगेगा कि ये तो बहुत गहरा है, आगे और भी ज्यादा गहरा है। तो आज जो टेस्ट हम हल करने जा रहे हैं इसमें भी गलतियां मौजूद हैं और इंशाअल्लाह दलाइल के साथ मैं इन पे बात करूंगा और आपको बताऊंगा कि पूछे गए सवालात में कहां कहां गलती की गई है। इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी आल और असहाब के सदके मेरी रहनुमाई फरमाएंगे। ये वीडियो 5 मिनट में भी ख़त्म की जा सकती है अगर मैं सिर्फ़ और सिर्फ सवालात के जवाबात की निशानदेही करता जाऊं और आपको बताता जाऊं कि जनाब इस सवाल का जवाब ये है। लेकिन हम इंशाअल्लाह इनके ऊपर तफसीलन दलाइल के साथ बात करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि आपको बताऊं कि फ़लाँ सवाल का फ़लाँ जवाब है तो क्यों है, और बाकी ऑप्शंस जो कि उसके लिए गलत हैं तो वो गलत क्यों हैं। आइए अब हम इसका बाकायदा आगाज़ करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारी मदद फरमाएंगे। आपने घबराना नहीं है कि जनाब वीडियो लंबी हो रही है, आपने हर कॉन्सेप्ट को ध्यान से तवज्जो से सुनना है ताकि अगर यही कॉन्सेप्ट दोबारा कहीं पे नजर आए तो आप उसको आसानी से हल कर सकें। हमारा मकसद ये है। इस पे टाइम लग सकता है, आपने इसकी टेंशन नहीं लेनी। हमारा पहला सवाल है, सिनोनिम ऑफ द वर्ड कैप्रिशियस इज, जो लफ्ज कैप्रिशियस है उसका सिनोनिम ये है, उसका मुतरादिफ, उसका मीनिंग ये है। कौन सा है जी? देख लेते हैं। पहले तो इस लफ्ज कैप्रिशियस को देख लीजिए। इसमें पहले आपको कैप नजर आ रहा है जिसका मतलब होता है हेड। जहां भी लफ्ज कैप होगा उसका मतलब हेड जरूर होगा। अब इसके अंदर आपको फिर कैप्रेस भी नजर आएगा। अब जो कैप्रेस होता है इसका मतलब होता है जनाब चेंज। फर्क यह है कि यहां पे ई है और यहां पे आई आया हुआ है। तो कैप्राइस का मतलब क्या है? चेंज। अब इसी कैप्राइस से, इसी चेंज से बना है आपका एडजेक्टिव यानी कैप्रिशियस, जिसका मीनिंग होगा चेंजेबल, यानी जो है ना अनस्टेबल, जो अनस्टेबल है, जो मतलब वेरिएंट है, जो तब्दील होने वाला है और जिसके अंदर सडन चेंज आए, अनएक्सपेक्टेड चेंज आए, उसको हम कहते हैं कैप्रिशियस। अब इसके अंदर जो लफ्ज है यूनिफॉर्म, इनवेरिएबल और प्रिडिक्टेबल, ये किसी ना किसी हवाले से इसके
जो है एंटोनिम बनते हैं। अगर ये एंटोनिम है तो जाहिर है कि फिर इसका सिनोनिम जो है वो ये वाला होगा। अब फिकल का मतलब होता है चेंजेबल, यानी जो अनस्टेबल हो, जो स्टेबल ना हो। और प्रिडिक्टेबल का मतलब होता है एक्सपेक्टेड, जो चीज एक्सपेक्टेड है वो तो इनवेरिएबल है, वो तो स्टेबल है। और इसी तरह जो यूनिफॉर्म है वो भी मतलब स्टेबल है। इनवेरिएबल, इनवेरिएबल कैप्रिशियस का जो है ये मुतजाद है, यानी अनचेंजेबल, जिसके अंदर तब्दीली नहीं होती। तो उम्मीद है कि आपको इसका जवाब मिल चुका है, जो कि है फिकल। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है जी, डिजीजेस लाइक डायबिटीज आर सपोज टू बी टेकन सीरियसली। ज़ियाबतीस के जैसी जो बीमारियां हैं उनके बारे में संजीदगी के साथ ये तसव्वुर कर लिया जाए, उनको संजीदगी के साथ ले लिया जाए। आर दे कैन बी, वरना वो हो सकती हैं, यानी ऐसी बीमारियां हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं जी? ऐसी बीमारियां जनाब खरसिंग हो सकती हैं, हेल्थी हो सकती हैं, फेटल हो सकती हैं और इम्पर्सनेटिंग हो सकती हैं। खरसिंग क्या है? खरसिंग का मतलब होता है जब आप किसी के हवाले से बुरी विश का इजहार करें, यानी विशिंग इविल, एक्सप्रेसिंग एंगर फॉर समबडी। और हेल्थी आपको पता है कि हेल्थी का ताल्लुक जो है वो हेल्थ से है, सेहत से है, यानी इन गुड हेल्थ रिफर्स टू गुड फिजिकल कंडीशन। और जो फेटल है, फेटल का मतलब होता है डेडली, यानी डेथ डीलिंग जो हो, काजिंग डेथ हो। और इम्पर्सनेट का मतलब होता है यानी प्रिटेंड। तो इम्पर्सनेटिंग क्या होगा? प्रिटेंडिंग, डिसीविंग, यानी धोखा देना, बनावटीपन जाहिर करना। तो यहाँ इसका जो अब मुतरादिफ होगा वो क्या होगा? फेटल, यानी डेडली। तलफ़ुज़ भी आप ठीक ठीक से सुनते जाएं। मैं फैटल नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ फेटल। फेट से निकला है फेटल। इसके बाद है हमारे लिए चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम फॉर अबेंडनमेंट। अबेंडनमेंट क्या होता है जनाब? अबेंडनमेंट की जब बात हो तो इसका मतलब रिजेक्शन की बात हो रही है, यानी रिफर्स टू रिजेक्शन और स्टॉपिंग। कोई भी अमल है जब वो रिजेक्ट किया जाए, उसको रोका जाए, तो उस चीज को हम कहते हैं जनाब अबेंडन, और उसी से नाउन बना है अबेंडनमेंट। इसका हमने ढूंढना है एंटोनिम। तो इसके ये जो तीन अल्फाज हैं, सेसेशन, स्टॉपेज और हॉल्ट, ये तो हो गए इसके मुतरादिफ, यानी इसके सिनोनिम। अब एक चीज अगर स्टॉपेज हो रही है तो दूसरी तरफ उसका क्या होगा? एक्सटेंशन होगी, बढ़ेगी कोई चीज। एक चीज रुक रही है, इल्तवा का शिकार है, तो दूसरी तरफ उसके मुखालफत में क्या होगा? कोई चीज बढ़ेगी, उसमें इजाफा होगा। जैसे हमारे यहाँ मिसाल के तौर पे जनाब कोई अपनी मुलाजमत के हवाले से एक्सटेंशन ले लेता है, यानी अपनी मुलाजमत की उम्र, जो अपना उम्र कह रहा था, मुद्दत है, वो बढ़ा लेता है। जैसे हमारे आर्मी चीफ हैं, वो एक्सटेंशन ले लेते हैं, उनकी जो मुद्दत होती है रिटायरमेंट की, वो उसमें इजाफा करा लेते हैं। उम्मीद है ये बात आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास नेक्स्ट है जी, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ड। द शेपर्ड, लफ्ज़ है शेपर्ड, नॉट शेफर्ड। द शेपर्ड प्लाउड दिस माउंटेन विद कैटल द फर्स्ट टाइम इट डैश एवर प्लाउड। आपका एक सबक है जी, दूसरा सबक एफएससी एफए की किताब में अंग्रेजी की, अ क्लियरिंग इन द स्काई। वहां ये जुमला इस्तेमाल किया गया है, जैस का वालिद ये जुमला अदा करता है। फर्क क्या है? यहां पे द शेपर्ड आया हुआ है और वहां पे है आई प्लॉड।
वो अपने बेटे को बता रहा होता है कि मैंने इस पहाड़ के ऊपर हल चलाया। कैसे चलाया था जनाब? मवेशी की मदद से चलाया था और पहली बार इसके ऊपर हल चलाया गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम यहां पे इनमें से कौन सा ऑप्शन लें। देखें, पहली बात तो ये है कि दिस माउंटेन के लिए जो प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है वो है इट। यहां पे हल चलाया गया है, यानी कि जो टर्म इस्तेमाल हो रही है वो पैसिव है, एक्टिव नहीं है। अगर एक्टिव टर्म नहीं है तो आपका ये हैड वाला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। अब आपके पास आ गए जनाब 3 ऑप्शन। अब इन 3 में से क्या करें जनाब? आपके पास यहां पे वाज बीन का जो ऑप्शन है ये भी आप क्रॉस कर दें। अब इसको क्यों क्रॉस करना है? क्योंकि जो बीन है इससे पहले इज एम आर वाज वर आपने नहीं लगाना होता। इसके बाद इससे पहले जो है आपने लिखना होता है हैज, हैव या फिर हैड, यानी परफेक्ट आपने टेंस बनाना होता है। वो परफेक्ट भी हो सकता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस भी हो सकता है। तो ये वाला ऑप्शन भी आपका खत्म हो गया जनाब। अब हमारे पास रह गए हैं जनाब कितने ऑप्शन? 2 ऑप्शन। एक तो है हैड बिन और दूसरा है वाज। अब एक बात आपने जहन में रखनी है कि जो हैड बिन है ये परफेक्ट टेंस की तरफ इशारा कर रहा है और जो सिंगल आइसोलेटेड एक्शन होता है वो कभी भी पास्ट परफेक्ट में नहीं लिखा जाता। इसकी मिसाल मैं आपको देता हूं। मिसाल के तौर पे मैं जनाब आपसे कहता हूं कि उर्दू का एक फिक्रा आप ले लीजिए कि मैं चाय पी चुका था। अब अगर मैं आपसे कहूं कि इसकी अंग्रेजी बनाएं तो यकीनन 99% जो बच्चे हैं वो इसकी ट्रांसलेशन करेंगे आई हैड टेकन टी, कि मैं चाय पी चुका था। आपने ट्रांसलेशन बिल्कुल ठीक की है, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन ये जो एक्शन है ये सिंगल आइसोलेटेड एक्शन है। इससे पहले एक और एक्शन होना चाहिए जो कि पास्ट इंडेफिनिट की तरफ रिफर करे। अगर इससे पहले पास्ट इंडेफिनिट नहीं है तो आप अलग से अकेला पास्ट परफेक्ट का टेंस उसका फिक्रा नहीं लिख सकते। ये कंडीशन है आपके लिए, आपने इसको जहन में रखना है। अगर अकेला फिक्रा आपको मिसाल के तौर पे उर्दू का दिया जाता है, उसके पीछे कोई रेफरेंस मौजूद नहीं है और आपसे कहा जाता है इसकी ट्रांसलेशन करें, मैं चाय पी चुका था, तो आप कभी इसकी ट्रांसलेशन मत कीजिएगा आई हैड टेकन टी। हालांकि स्कूल लेवल पे हमें ये चीजें पढ़ाई जाती हैं, लेकिन अब आप स्कूल लेवल पे नहीं पढ़ रहे, आप एक स्टेट लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। हर एक पेचीदगी, हर एक बारीकी आपको समझनी पड़ेगी। तो अगर पास्ट परफेक्ट से पहले पास्ट इंडेफिनिट नहीं है तो आप पास्ट परफेक्ट टेंस में फिक्रा नहीं लिख सकते। यह बात आपने ज़हन में रखनी है। जरूरी होगा कि उस पास्ट परफेक्ट से पहले एक पास्ट होना चाहिए। मिसाल के तौर पे आपके पास जुमला इस तरह होना चाहिए जैसे कि आप 8वीं 7वीं में भी फिक्रे पढ़ते हैं कि जनाब डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। The patient had died before the doctor came। आप देखें मरीज मर चुका था, उससे पहले एक जो है ना ये एक्शन पहले हो रहा है, उसके बाद एक और एक्शन मौजूद है, यानी पास्ट का पास्ट होना चाहिए। मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूं जनाब when they came, जब वो आए तो I had टेकन टी, जनाब मैं चाय पी चुका था। आप देखें ये जो पास्ट परफेक्ट है इससे पहले पास्ट मौजूद है। आपने पास्ट से पास्ट में जाना है। अगर पास्ट पहले नहीं है तो फिर आप उससे पहले पास्ट परफेक्ट में जा ही नहीं सकते।
अब आप इस जुमले को देखिए, ये सारी चीजें जब मैं टेंसेस पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह तो आपको बड़ी तफसील के साथ समझाऊंगा। अब आप यहां अपने जुमले को जरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। द शेपर्ड प्लॉड दिस माउंटेन, plowed this mountain with cattle the first time it dash ever plowed। यहां पे सिंगल आइसोलेटेड एक्शन की बात हो रही है, कोई दूसरा काम नहीं हो रहा, एक ही काम है और वो है हल चलाना। हल कहां चलाया गया जनाब? पहाड़ी के ऊपर चलाया गया। अब ये नहीं बताया गया कि जनाब हल चलाया गया फिर उसके बाद फलां एक्शन हुआ, नहीं, ये सिंगल आइसोलेटेड एक्शन है, लिहाजा इसके जो ट्रांसलेशन होगी वो हर सूरत पास्ट इंडेफिनेट में होगी। तो ये वाला आपका ऑप्शन भी गलत हो गया। अब आपके पास ऑप्शन कौन सा रह गया? एक ही। तो ये इसका जवाब था जनाब। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखें जी, हमारे पास जुमला है, टू गिव वन सम आइडिया ऑफ रेबीज हॉरर्स वन डैश ओनली रीड सच डिस्क्रिप्शंस एज द फॉलोइंग। अब वो क्या है, डिस्क्रिप्शंस क्या है, वो डिटेल्स क्या है? स्पैजम्स, breathlessness, shudders at the least breath of air, an ardent thirst, convulsive movements and fits of furious age। ये एज नहीं है, ये लफ्ज है रेज, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, ये कोई इतनी बड़ी गलती नहीं है। तो देखें, अगर आप किसी को रेबीज के बारे में, उसके जो खतरात हैं उनके बारे में किसी को बताना चाहते हैं तो आप लाजमी तौर पे, आपके लिए ज़रूरी है कि आप ऐसी तफसीलात पढ़ लीजिए। वो तफसीलात, वो अक़साम, वो जो कंडीशंस हैं वो क्या है? पहली स्पैज़म्स यानी तशन्नुज, जिसमें उज़लात जो हैं जिस्म के वो सुकड़ जाते हैं। रेस्टलेसनेस है, बेचैनी हो जाती है। शडर्स एट द लीस्ट ब्रेथ ऑफ एयर, सांस लेते वक्त जो आपको ऑक्सीजन की कमी होती है उसकी वजह से आपके ऊपर कपकपी तारी हो जाती है। एन अर्डेंट थर्स्ट है, यानी शदीद किस्म की प्यास का एहसास होता है। इसके बाद आप देखें जनाब, कन्वल्सिव मूवमेंट्स हैं, यानी यहाँ फिर एक बार वही तशन्नुज वाली जो कैफियत है, यानी उज़लात का सुकड़ जाना, ये अलामत होगी। और फिट्स ऑफ फ्यूरियस एज, एज नहीं बल्कि रेज, यानी गुस्से की, शदीद गुस्से की हालत में आप नज़र आते हैं, आपके ऊपर दौरे पड़ते हैं। ये तो हो गया इसकी ट्रांसलेशन। अब आपने करना क्या है, इनमें से ऑप्शन कौन सा लगाना है? नीड्स, नीड, नीडेड और हैज नीडेड। इससे पहले आप एक बात को समझ लीजिए। आपको मैं एक जुमला बता रहा हूं, मिसाल के तौर पे जुमला है जी, यू नीड नॉट वरी। ये हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, अक्सर कहते हैं। अब आप मुझे बताएं कि इस जुमले के अंदर मेन वर्ब कौन सी है? यकीनी तौर पे मेन वर्ब है आपकी वरी। तो जनाब नीड क्या है? जनाब नीड यहां पे आपकी मॉडल है, ये आपकी मॉडल में से भी फिर सेमी मॉडल है, जैसा कि डेयर होती है, यूज टू होती है। अच्छा, मॉडल को कभी भी आप जो है एस के इजाफे के साथ नहीं लिख सकते। कभी आपने लिखा है, मिसाल के तौर पे जनाब आपने लिख दिया हो शुड्स, या फिर जनाब आपने लिख दिया हो मस्ट्स, हैं, ये चीजें आप नहीं लिखते। कुड्स, कैन्स, ये नहीं लिखते आप, ठीक है ना। तो अब यहां से ये बात क्लियर हो गई कि जैसे वहां पे ये मैं दोबारा लिख लेता हूं, जैसे ये नीड नॉट वरी, ठीक है, नीड नॉट वरी जो है, इसमें आप जरा गौर करें तो ये जो नॉट है आपका, ये एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ निगेशन है, ठीक है। जिस तरह ये एडवर्ब इस मॉडल और इस मेन वर्ब के दरमियान मौजूद है, यहां भी आप गौर कीजिए ख्वातीन हज़रात, ये जो लफ्ज ओनली आया है, ये ओनली भी आपका एक एडवर्ब है जो आपकी मेन वर्ब रीड और आपकी ये जो मॉडल है नीड, ठीक है, ये जो नीड मॉडल है इसके दरमियान में आया हुआ है।
अब आपको पता है कि इस मॉडल को हम SES के साथ नहीं लिख सकते, तो ये गलत हो गया। अब मॉडल जो है वो आपने सेकंड फॉर्म में नीड वाली नहीं लिखनी है। अगर इसको सेकंड फॉर्म में लिखना होता है तो फिर आपके पास और ऑप्शन मौजूद होते हैं, वो तफसीलन हम इंशाल्लाह जब टेंसेस पढ़ेंगे, मॉडल्स पढ़ेंगे तो तफसीलन बात करेंगे। ये हैज़ नीडेड वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। क्यों गलत हो गया जनाब? क्योंकि यहाँ पे ये नीडेड जो है ये मेन वर्ब है, ये हैज़ के बाद इस्तेमाल हो रही है, और ये यहाँ पे नीडेड भी आपकी मेन वर्ब है, ये मॉडल नहीं है। तो मॉडल आपकी सिर्फ और सिर्फ क्या है? ये नीड। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब देखें जी, नेक्स्ट हमारे पास है बाय 2030 people dash been reading the works of Charles Dickens for more than 190 years। सबसे पहले तो आप एक बात को जहन में रख लीजिए कि ये जो प्रेपोजिशन होती है बाय हो या फिर ये टिल हो, ये जो प्रेपोजिशंस होती है ना, ये किसी भी जुमले के अंदर पीरियड ऑफ टाइम की कंप्लीशन को जाहिर करती हैं। यानी कोई भी एक्शन जो होगा उस जुमले के अंदर या तो वो परफेक्ट होगा या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। ये आपने जहन में रख लेना है। अब आप ये देखें कि इस वक्त कौन सा साल चल रहा है। यकीनी तौर पे इस वक्त जो है वो है 2023, यानी 2023 चल रहा है, और यहां पे बात हो रही है जनाब 2030 की। तो 2030 जो है वो तो फ्यूचर की तरफ इशारा कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे हमें ना तो ये हैड चाहिए और ना ही हैव चाहिए। अब हमारे पास दो ऑप्शन रह गए हैं, विल और विल हैव। इनमें से कौन सा लगाएं जनाब? ये पीछे हमने अभी डिस्कस किया था कि जो बिन होता है इससे पहले हैज, हैव, हैड में से कोई आना होता है। तो ये वाला आपका ऑप्शन भी जनाब खत्म हो गया। तो ऑप्शन कौन सा बच गया है? विल हैव। बाय 2030 people will have been reading the works of Charles Dickens for more than 190 years। अच्छा, एक और बात भी आपको यहाँ पे बताता जाऊं, हालांकि वो इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है लेकिन किसी और जगह इस्तेमाल किया जा सकता है इसको। ये जो लफ्ज वर्क्स है, हालांकि ये जो वर्क होता है ये अनकाउंटेबल नाउन होता है, लेकिन अगर हम इसके अंदर एस का इजाफा कर दें, वर्क से वर्क्स कर दें, तो इसका मतलब हो जाता है यानी बुक्स, ठीक है ना, किताबें वगैरह, रिटन वर्क, समथिंग इन रिटन फॉर्म। तो वर्क्स ऑफ चार्ल्स डिकन्स का मतलब है चार्ल्स डिकन्स की लिखी गई किताबें, उनकी जो है ना तहरीरें। उम्मीद है ये बातें भी आपको समझ आ चुकी होंगी। नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है जी, चूज द मोस्ट सुटेबल एप्रोप्रिएट सेंटेंस आउट ऑफ द फॉलोइंग। अब आपने यहां पे गौर करना है, जो मैं शुरू में कह रहा था ना कि इस पेपर के अंदर गलतियां मौजूद हैं, अभी उनको आपको एहसास हो जाएगा। देखिए, हमारे पास जो लेट है, ठीक है, इस लेट का मतलब होता है अलाउ, यानी इजाजत देना, या जनाब लीव, ठीक है, इजाजत देना एक ही बात है। तो अब इस लेट की जो फॉर्म्स हैं, पहली फॉर्म भी लेट है, इसकी दूसरी भी लेट है जनाब, और इसकी तीसरी फॉर्म भी लेट होती है। यहां तक क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब पहला जुमला है, और एक और बात भी जहन में रखिए कि लेट जो है जब अपने बाद जो है ना मफूल ले ले, यानी कोई somebody मौजूद हो, तो उसके बाद जो आने वाली वर्ब होगी वो टू के बगैर होगी, यानी वो होगी बेयर इंफिनेटिव। उसको हम कहते हैं बेयर इंफिनेटिव, टू के बगैर। ये कभी भी टू के साथ इस्तेमाल नहीं होगी। अब आप जहां पे जरा गौर करें, पहला जुमला ही जरा देख लें। Penny did not let me to get my
बुक। आप देखें लेट आया, उसके बाद देखें ये जो वर्ब इस्तेमाल हुई है ये इंफिनिटिव फॉर्म में है, टू मौजूद है, तो ये वाला ऑप्शन जनाब आपका गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, पेनी वॉज नॉट लीविंग मी टू गेट माई बुक्स। अब यहां पे उसने लेट की बजाय उसका सिनोनिम ले लिया है लीविंग। इसको हम तफसील से डिस्कस करते हैं। ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है जनाब, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट को देखते हैं, पेनी डिड नॉट लेट मी गेट माई बुक। अब यहां पे आप देखें लेट इस्तेमाल हुआ, ठीक है। अच्छा उसके बाद जो है मफूल भी आ गया, ऑब्जेक्ट भी आ गया और फिर बेयर इन्फिनेटिव आ गया। इसका मतलब ये जुमला आपका बिल्कुल ठीक है और ये वाला जुमला भी गलत नहीं है। इसकी मैं तफसील से आपको वजाहत करता हूं। अब आगे जनाब देखें, पेनी हैड नॉट लेफ्ट मी गेट माई बुक। अब हो सकता है कि उसने जो है ना यहां पे लेट लिखा हो, ठीक है, और गलती से लेफ्ट बन गया हो, ठीक है, ये भी हो सकता है, मुमकिन है। अगर तो यहां पे लेफ्ट है तो फिर तो ये फिक्रा गलत है, क्योंकि जो लीव होता है वो अपने बाद कभी भी बेयर इन्फिनेटिव नहीं लेता, वो हमेशा अपने बाद जो है वो इन्फिनेटिव लेगा, यानी टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। अगर लीव अपने बाद इन्फिनेटिव लेता है तो भाई आपका ये वाला फिक्रा जो है ये तो गलत नहीं है। फिर ये देखें, वॉज नॉट लीविंग मी टू गेट माई बुक, ये फिक्रा तो ठीक है। ये देखें लीव आ गया जनाब और फिर उसके बाद जनाब ये इन्फिनेटिव आ गया, ये कहां से गलत है जी, ये तो बिल्कुल ठीक है। अब यहां पे जो लेफ्ट है इसके बाद बेयर इन्फिनेटिव आ गया तो ये गलत है। अगर उसने यहां पे लेट लिखा होता लेफ्ट की बजाय तो फिर ये फिक्रा भी बिल्कुल ठीक था। पेनी हैड नॉट लेट मी गेट माई बुक, क्योंकि आपको पता है कि लेट की पहली फॉर्म भी लेट है, दूसरी भी लेट है और तीसरी भी लेट है। उम्मीद है ये बातें आपको समझ आ रही होंगी। अब उसने यहां पे आपको जो है ना दो ऑप्शन ठीक दे रखे हैं, ये वाला ऑप्शन भी गलत नहीं है और ये वाला ऑप्शन भी गलत नहीं है, लेकिन चूंकि आप इसमें लेट को तसव्वुर करेंगे तो फिर आपको ये वाला फिक्रा जो है ठीक करना होगा। अगर आप लेट को ही तसव्वुर करते हैं तो भाई गलत तो फिर ये भी नहीं है, यहां तो भाई फिर खिचड़ी पक गई है। और जो आपकी उन्होंने की जारी की है, उन्होंने कहा जी सी ठीक है, तो भाई सी ठीक है तो बी में क्या खराबी है, बी भी तो ठीक है, गलत तो ये भी नहीं है। उम्मीद है ये बातें आपको समझ आ रही होंगी। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। देखें जी यहां पे उन्होंने आपसे पंक्चुएशन के बारे में पूछा है कि पंक्चुएशन के ऊपर आपको किस हद तक अबूर है। देखें आपका पहला ऑप्शन है जी, वी विजिटेड इस्तांबुल टर्की एंड कौलून हांगकांग लास्ट समर। अब यहां पे जो वर्ब है विजिटेड, इसके बाद उन्होंने यहां पे जनाब कॉमा लगा दिया है। ऑब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान आपने कभी कॉमा इस्तेमाल नहीं करना, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा देखते हैं जी, वी विजिटेड इस्तांबुल टर्की एंड कौलून हांगकांग लास्ट समर। अच्छा देखें यहां पे उसने कोलन का इस्तेमाल किया है। अगर आपने कोलन लगा दिया है तो कोलन के बाद आपको एक जैसे अल्फाज लिखने हैं, या तो सारे के सारे नाउन लिख दें, ठीक है, ये भी नाउन है, इस्तांबुल भी नाउन है, टर्की भी नाउन है, ठीक है, और कौलून हांगकांग भी नाउन है। तो जनाब इसमें अगर आप देखें तो एक कैपिटल है और दूसरा कंट्री है। इस्तांबुल कैपिटल है और टर्की जो है वो कंट्री नेम है, तो ये एक जैसे नहीं रहे। और दूसरी गलती इसमें यह है कि जब आप कोलन का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए जरूरी होता है कि इसके आगे आप नाउन लिखते चले जाएं और
आखिरी के साथ जो है आप एंड लगा के उसके बाद नाउन लिख दें, ये तरतीब होती है। तो ये वाला ऑप्शन भी जनाब आपका हो गया गलत। अब आते हैं जी सी की तरफ। वी विजिटेड इस्तांबुल टर्की कॉलोन हांगकांग लास्ट। अब यहां पे गलती क्या है जी, उसने इस्तांबुल टर्की लिखा, उसके बाद कॉलोन हांगकांग लिखा, तो इनके दरमियान एंड नहीं लिखा, क्योंकि टर्की अलग मुल्क है, हांगकांग अलग है, तो इनके दरमियान एंड जरूरी था। तो जनाब आपका ये वाला ऑप्शन भी हो गया गलत, ठीक है, ये भी गलत हो गया। तो जाहिर बात है एक बचता है वही ठीक होगा। वी विजिटेड इस्तांबुल टर्की एंड कॉलोन हांगकांग लास्ट समर। ये देखें ये बिल्कुल एक्यूरेट है। विजिटेड के बाद इस्तांबुल आ गया। इस्तांबुल कौन है जी, ये टर्की का कैपिटल है। अच्छा, उसके बाद एंड के साथ दूसरा कैपिटल और उसका कंट्री बता दिया गया है कॉलोन हांगकांग, ये बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये थोड़ी सी वजाहत कर दूं, ये एंड से पहले टर्की और एंड के दरमियान जो कॉमा है भाई, इसको हम कहते हैं ऑक्सफोर्ड कॉमा। क्या कहते हैं भाई, ऑक्सफोर्ड कॉमा। ये सेपरेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसको भी हम तफसील से पढ़ेंगे इंशाल्लाह जब हम पंक्चुएशन को पढ़ेंगे। उम्मीद है ये भी आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखें जी, हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज करेक्ट। जनाब इसमें से कौन सा ठीक है। ये बिल्कुल आसान सा सवाल है। इसमें उसने स्पेलिंग गलत किए हुए हैं। देखें, परसुआड कर दिया है, गलत हो गया। परसुएड कर दिया है, ये भी गलत हो गया। ये परसुएड है, ये ऑप्शन ठीक है। और यहाँ पे परसुएड कर दिया है, पी के बाद ए लगा दिया है, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो कौन सा ऑप्शन ठीक रहा जनाब, बी ऑप्शन, परसुएड वाला। हाउ कुड सारा परसुएड हर मम टू स्टे आउट लेटर, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक थी। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये ऑप्शन बिल्कुल आसान सा था। चूज द सेंटेंस विद द करेक्ट यूज ऑफ आर्टिकल। यूज नॉट यूज। जब आप वर्ब के तौर पे पढ़ेंगे तो ये होगा यूज, और जब आप इसे नाउन की हैसियत से प्रोनाउंस करेंगे तो फिर ये होगा यूज, एस साउंड के साथ। चलें जी पढ़ लेते हैं जी कौन सा आर्टिकल ठीक है जी। देखें यहां पे जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया गया है। पियानो, पियानो के साथ वायलिन। पियानो और वायलिन ये दो इंस्ट्रूमेंट हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं। अब म्यूजिकल जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनसे पहले आर्टिकल द, यानी जो डेफिनेट आर्टिकल है उसका इस्तेमाल करना होता है। अब आप देखें इसमें से कौन सा है जी, ये आप देख लें, आपका जो बी ऑप्शन है, नताशा कैन प्ले द पियानो एंड द वायलिन। तो इधर भी आप देखें इससे पहले आर्टिकल द लग गया है, और इधर भी वायलिन से पहले आर्टिकल द, डेफिनेट आर्टिकल द लग गया। तो ये ऑप्शन ठीक है। इधर जो है इनडेफिनेट आर्टिकल है इसके अंदर, और इसके अंदर अगर हम देखें तो एक के साथ पियानो के साथ तो डेफिनेट है, दूसरे के साथ इनडेफिनेट आर्टिकल, और यहाँ उसने आर्टिकल का इस्तेमाल ही नहीं किया। तो लिहाजा ये वाले ऑप्शन जो हैं ये गलत हो गए। तो ठीक ऑप्शन कौन सा होगा जनाब, नताशा कैन प्ले द पियानो एंड द वायलिन, ये वाला बी ऑप्शन। उम्मीद है ये भी आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है जी, यहाँ पे उसने प्रेपोजिशन का इस्तेमाल पूछ लिया है। डिस्ट्रीब्यूट जो होता है यानी तकसीम करना, ठीक है ना जी, तो इसके लिए जो प्रेपोजिशन होती है वो होती है अमंग, यानी जब दो से ज्यादा लोगों के दरमियान कोई चीज तकसीम की जा रही हो। डिस्ट्रीब्यूट द हैंडआउट्स अमंग द कैंडिडेट्स, यानी जितने भी यहाँ पे उम्मीदवार हैं उनके दरमियान जनाब ये वाले हैंडआउट्स, ये वाले बिल जो हैं, ये जो पैम्फलेट्स हैं, इनको तकसीम कर दिया जाए। उम्मीद है ये भी आपको समझ आ गया होगा, कोई मुश्किल नहीं था। नेक्स्ट पे चलते हैं। चूज द करेक्ट सेंटेंस, ठीक सेंटेंस को जनाब आप मुंतखब कीजिए। यहाँ आप ज़रा गौर करें, सीजर्स आया है,
ये जो सीजर्स होता है बेसिकली इसके दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, और दोनों जो है एक दूसरे के लिए आइडेंटिकल पार्ट्स होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे शूज हैं तो दो होते हैं, बिल्कुल एक जैसे होते हैं। अच्छा, आप जो है ना जीन्स पहन लेते हैं, दो एक तरह की होती हैं, एक आपकी एक टांग में, दूसरी दूसरी टांग में आ जाती है जी, ठीक है ना। और ये जितने भी आपके जो क्लोथ्स की शक्ल में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, आपके लोअर बॉडी में जो इस्तेमाल होते हैं उनको हम डबल सूरत इस्तेमाल करते हैं जी, पेयर्स की सूरत में लिखते हैं। वो शॉर्ट्स हो सकते हैं, पजामाज हो सकते हैं, वो जीन्स पैंट्स हो सकती हैं, ठीक है ना। तो ये जो है ना इनको हम कहते हैं आइडेंटिकल पार्ट्स। जैसे आपका स्पेक्टिकल्स होते हैं, मतलब ऐनक वगैरह, ग्लासेस हैं, गूगल्स हैं, ठीक है, ये सारे के सारे टोंग्स हैं, ठीक है, टोंग्स वगैरह, ये चिमटे वगैरह, तो ये सारे क्या होते हैं, आइडेंटिकल पार्ट्स होते हैं एक दूसरे के। ये दो ही होते हैं, पेयर की सूरत में होते हैं। तो ये जब भी आएंगे पेयर की सूरत में आएंगे, यानी प्लूरल फॉर्म में होंगे। जब ये प्लूरल फॉर्म में है तो जनाब इनके साथ वर्ब भी प्लूरल फॉर्म में होनी चाहिए। तो इसका पहला ऑप्शन ही आपने देख लिया कि बिल्कुल क्लियर है, दीज सीजर्स आर वेरी शार्प। अब बाकी के ऑप्शन देखें, दिस सीजर्स इज लिख दिया है, ठीक है ना, और यहां पे दिस सीजर इज लिख दिया है, दीज सीजर आर लिख दिया है। तो ये सीजर एक तो प्लूरल फॉर्म में हो, सीजर्स, और दूसरा इसके साथ जो वर्ब है वो भी प्लूरल फॉर्म में होनी चाहिए। उम्मीद है ये भी आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास है जनाब, आइडेंटिफाई द सेंटेंस आउट ऑफ द फॉलोइंग दैट इज एरर फ्री। एरर फ्री यानी कि जो बिल्कुल करेक्ट है, वो हमने इसमें सेंटेंस देखना है। आई डू नॉट एंजॉय बीइंग लॉफ्ड एट बाय अदर पीपल। देखें, पहली बात तो ये है कि ये जो एंजॉय वर्ब होती है, इसके बाद अगर आपने प्रपोजिशन इस्तेमाल करनी है, ठीक है ना जी, ओ सॉरी, एंजॉय लिख दिया, लॉफ जो क्या हो गया, अल्लाह खैर करे, ये जो आपकी जो लॉफ है, लॉफ जो वर्ब होती है, इसके बाद आपने जो प्रपोजिशन लिखनी है वो होती है एट। तो अब आप इस पहले ऑप्शन को जरा गौर से देखिए, आई डू नॉट एंजॉय बीइंग लॉफ्ड एट। मुझे जनाब लुत्फ नहीं आता, मजा नहीं आता मजाक किए जाने पर, यानी जब मेरा मजाक किया जा रहा हो तो मुझे उसका मजा नहीं आता। मजाक कौन करते हैं, बाय अदर पीपल, दूसरे लोगों की जानिब से जो किया जाता है। यानी दूसरे लोग जब मजाक उड़ाए, मेरा मजाक उड़ाया जा रहा हो तो मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती। ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है। नेक्स्ट को देखते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है बी ऑप्शन, देखें, आई डिड नॉट एंजॉय लॉफिंग बाय अदर पीपल। देखें अजीज तलबा, ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है। अगर कोई शख्स ये कहता है कि ये जुमला गलत है तो वो इसके ऊपर मुझे दलील पेश करे। अब मैं इसके ऊपर दलील देने जा रहा हूं। देखें, मैं साबित करता हूं अल्लाह तबारक व तआला के करम से, उसकी मदद से। देखें, आपके पास यहां पे जो वर्ब है वो है एंजॉय, ठीक है जी। एंजॉय जो है ये आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है। अगर ट्रांजिटिव वर्ब है तो इसके आगे ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है, यानी एक्शन जो है वो ऑब्जेक्ट की तरफ पास होना चाहिए। ट्रांजिटिव वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट बिल्कुल जरूरी होता है, उसके बगैर जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब आप फिक्रे में नहीं लिख सकते, या तो आगे फिक्रा ही खत्म कर दें, ठीक है ना, भले उसका मफहूम जो है वो बोंगा सा बने। तो अब आप गौर करें, ये जो एंजॉय है, ये जो एंजॉय है, इसके बाद यहां पे लॉफिंग लिखा हुआ है। तो अजीज तलबा, लॉफिंग जो है ये यहां पे बतौर जेरेंड इस्तेमाल हुआ है, और आपको पता है कि जेरेंड जो है ये नाउन की तरह काम करता है। मिसाल मैं आपको देता हूं, देखें, मैं कहता हूं कि आई लाइक, या फिर मैं लिख देता हूं आई एंजॉय
क्या एंजॉय करते हैं जी? मैं जनाब म्यूजिक को एंजॉय करता हूँ। मिसाल के तौर पे मुझे जी मौसीकी पसंद है, मैं मौसीकी से लुत्फानंदोज होता हूँ। अच्छा जी, अब मैं इस मौसीकी को, म्यूजिक को यहां से हटाता हूं, मैं यहां लिख देता हूं जी मिसाल के तौर पे कुकिंग। अच्छा जी, मुझे जनाब क्या पसंद है? कुकिंग पसंद है, मुझे खाना बनाना पसंद है। आई लाइक कुकिंग, आई लाइक कुकिंग, या फिर आई एंजॉय कुकिंग। मैं लुत्फानंदोज होता हूं खाना पकाने के अमल से। यहां पे जो कुकिंग है ये यहां पे ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो रही है। उम्मीद है मेरी बातें आपको समझ आ रही होंगी। आप बिल्कुल ध्यान से बैठिए। जो गलती है सो गलती है, भले पेपर किसी डॉक्टर ने बनाया है, अगर उसने गलती कर दी है तो भाई उसको इसका एतराफ करना होगा। देखें, ये बहुत बड़े लेवल पे इसका जो एग्जाम है, इसका जो टेस्ट है वो कंडक्ट कराया जाता है। इसमें बोर्ड भी जिम्मेदार है। भाई आपने ऐसे बंदे से पेपर बनवा लिया है जिसको इस बात की खबर ही नहीं है कि मैं जो जुमला दे रहा हूं उसके लिए मैं जो ऑप्शन रख रहा हूं वो दो दो तीन तीन ऑप्शन रख रहा हूं, और ऊपर मैं उसके लिए पूछ रहा हूं कि जनाब कौन सा ठीक है। तो भाई ठीक तो दो है, ठीक तो तीन है, तो फिर तो खिचड़ी पक गई है। अब जनाब ये आपका जो ऑप्शन है ये वाला भी ऑप्शन ठीक है। देखें, आई डिड नॉट एंजॉय, मुझे हंसने से लुत्फ नहीं आया। अब हंसना किसका था जनाब? बाय अदर पीपल, दूसरे लोगों की तरफ से। दूसरे लोगों का जो हंसना था उससे मैं लुत्फानंदोज नहीं हुआ। आई डिड नॉट एंजॉय लाफिंग, लाफिंग किसकी? बाय अदर पीपल। मेरे ख्याल में ये बात अब आपको समझ आ गई होगी। यानी वो कहना ये चाह रहा है, आई डिड नॉट एंजॉय द पीपल लाफिंग, लोगों को हंसते हुए देखना, लोगों का हंसता हुआ जो अमल है उससे मैं लुत्फानंदोज नहीं हुआ। अच्छा, नेक्स्ट को देखते हैं जी। नेक्स्ट है हमारे पास, आई एम नॉट एंजॉइंग लाफिंग बाय अदर पीपल। भाई इसमें भी कोई गलती नहीं है। इसमें क्या गलती है जी? देखें, आई एम नॉट एंजॉइंग, मैं लुत्फ नहीं उठा रहा हूं, मुझे मजा नहीं आ रहा है। किससे नहीं आ रहा? लाफिंग से। मैं लाफिंग से लुत्फानंदोज नहीं हो रहा हूं। लाफिंग किसकी है? बाय अदर पीपल, दूसरे लोगों की। दूसरे लोगों का जो हंसना है वो मेरे लिए नागवार है, मैं उसको पसंद नहीं कर रहा हूं। ये ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। इसमें क्या गलती है? ये भी ऑप्शन ठीक है। भाई अब आपका तो ये भी ऑप्शन ठीक है, ये भी ऑप्शन ठीक है। चौथे को देख लेते हैं, आई डू नॉट एंजॉइंग। अब यहां पे ये ऑप्शन गलत हो गया है। डू नॉट के बाद जो है आपकी फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए थी, यहां पे उसने जो है इंक फॉर्म दे दी है, तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत है। अगर तो आप कहते हैं कि जनाब इसमें जो गलत स्टेटमेंट है वो कौन सी है, तो फिर तो आपका जवाब बन जाएगा कि जनाब ये वाली गलत स्टेटमेंट है, ये वाली स्टेटमेंट्स ठीक है। अब आप कहते हैं जी इसमें से एरर फ्री स्टेटमेंट बताइए, वो सेंटेंस बताइए जिसमें कोई गलती नहीं है। तो भाई गलती जो है वो तो एक में नहीं है, तीन तो बिल्कुल ठीक है आपके। तो ये भी गलत हो गया। ये चीजें देखनी चाहिए बोर्ड को। कम से कम पेपर जब बन जाए तो एक की बजाय दो दो तीन तीन लोगों को बिठा के पेपर दिखाना चाहिए। देखें जी इसमें कोई गलती तो नहीं है। ये हमारे जो पेपर्स होते हैं सिर्फ हमारे पाकिस्तान में नहीं डिस्कस होते, दीगर ममालिक में भी इनको जो है वो देख लिया जाता है। चलें जी पेपर किस तरह का बना है इस बार, उसको जरा देख लें। तो भाई हम तो फिर मजाक बन जाते हैं। नेक्स्ट को देखते हैं जी, चूज द सेंटेंस दैट इज ग्रामेटिकली करेक्ट। अब वो फिक्रा मुंतखब करें, उसका इंतखाब करें जो ग्रामर के हिसाब से ठीक हो। चले जी देख लेते हैं अभी हम। We agreed that the play was rather boring, so we felt bored. चलें जी, अब यहाँ पे पहले तो आप दो बातें समझ लीजिए। एक तो लफ्ज बोरिंग इस्तेमाल हुआ है और दूसरा है जनाब लफ्ज बोर्ड। ठीक है जी, दो लफ्ज हैं। ये है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है जी, और ये जनाब है आपका
पास्ट पार्टिसिपल। तो इसका बोरिंग का अब क्या मतलब है? बोरिंग का मतलब है ऐसी चीज जो आपको बेजार कर दे, यानी जिससे आप बेजार हो जाएं, जो आपको बिल्कुल उकताहट में डाल दे, आपको लगे कि जनाब ये तो अच्छी नहीं है, ये तो अनइंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग नहीं है ये चीज। अच्छा, अब दूसरा जो लफ्ज है वो है बोर्ड। अब बोर्ड का मतलब है उकताया हुआ, यानी जो बेजार है, उसके लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अब मुझे आप बताएं कि इसमें बेजार कौन है और बेजार करने वाला कौन है? यकीनी तौर पे जो बेजार है वो तो है वी फेल्ट बोर्ड, ये ठीक है। और बेजार करने वाला कौन है जी? प्ले है, द प्ले वॉज रादर बोरिंग। तो ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। वी अग्रीड दैट द प्ले वॉज रादर बोरिंग। जनाब हमें इस बात से इत्तफाक है कि जो प्ले था, जो ड्रामा था, वो कदरे बेजार कर देने वाला था। सो वी फेल्ट बोर्ड, तो लिहाजा हमने जो है बोरियत महसूस की, हम उकता गए, हमने बेजारी महसूस की। तो बाकी तो ऑप्शन ही सारे के सारे गलत होंगे। देख लीजिए अब यहाँ पे जो बी है, वी एग्रीड दैट द प्ले वाज रादर बोर्ड, भाई वो बोरिंग करने वाला है, वो बोर्ड नहीं है। इसी तरह आप इसको देखिए, वी एग्रीड दैट द प्ले वाज रादर बोर, ये तो बोर तो वैसे ही गलत है। वी अग्रीड दैट द प्ले वाज रादर बोर, ये भी गलत हो गया। तो अब इसमें ऑप्शन कौन सा था? ये वाला ठीक था, ये आपका पहला ऑप्शन। बस समझ लेना है आपने, बोरिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है और बोर्ड पास्ट पार्टिसिपल है। बोरिंग का मतलब है बेजार करने वाला और बोर्ड का मतलब है बेजार, जो उकताया हुआ हो, जो तंग आ गया हो, जो दिलचस्पी ना लेना चाहता हो। उम्मीद है ये भी आपको समझ आ गया होगा। बस ये लास्ट स्लाइड रह गई है, इंशाल्लाह हम इसको भी कवर कर लेते हैं। I decided to sell the piece of land when I was offered more dash price. The most appropriate word to be filled in here is, चलें जी देख लेते हैं जी। अब आप देखें ये वाले सारे के सारे जो हैं ए बी सी डी, ये सारे के सारे जनाब एक तो एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव जो हैं मैं उनको दो कैटेगरी में यहां तकसीम कर रहा हूं। एक को मैं कह रहा हूं कि जनाब ये ग्रेडेबल हैं और दूसरे को मैं कह रहा हूं कि जनाब ये नॉन ग्रेडेबल है। एक के ग्रेड बन सकते हैं, दूसरे के ग्रेड नहीं बन सकते। एक की डिग्रीज बन सकती हैं, दूसरी की डिग्रीज नहीं बन सकती हैं। देखते हैं जी किसकी डिग्री बन सकती हैं, कौन से ग्रेडेबल हैं और कौन से नॉन ग्रेडेबल हैं। देखें ट्रू सबसे पहले है जी। ट्रू जो सच है, क्या वो मजीद भी सच हो सकता है? हरगिज नहीं। तो जनाब ये तो नॉन ग्रेडेबल है, ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। तो मोर लगा हुआ है तो मोर ट्रू तो नहीं हो सकता। एग्जैक्ट जो बात जनाब एग्जैक्ट है, एन मुताबिक है किसी चीज के अमल के, क्या वो मजीद एग्जैक्ट भी हो सकती है? नहीं हो सकती जी, मोर एग्जैक्ट तो नहीं हो सकती। चलें जी ये भी गलत हो गया, नॉन ग्रेडेबल है। पहले हम परफेक्ट को देख लेते हैं। जो चीज परफेक्ट है क्या वो मजीद परफेक्ट हो सकती है? हरगिज नहीं हो सकती जनाब। तो ये भी आपका नॉन ग्रेडेबल है। अब आपका रह गया जनाब रियलिस्टिक। देखें अगर ये लफ्ज होता रियल तो ये भी आपका नॉन ग्रेडेबल था। जो चीज रियल है, हकीकी है, असली है, वो मजीद असली तो हो नहीं सकती, ये भी आपका नॉन ग्रेडेबल था। तो इसी से हमने निकाला है रियलिस्टिक, यानी किसी हद तक जो है वो हकीकत पसंद आना। तो इसको हम जो है ग्रेडेबल बना सकते हैं। तो हमारा जो ठीक ऑप्शन है जनाब वो भी यही होगा, रियलिस्टिक। उम्मीद है ये बात आपको समझ आ गई है। नेक्स्ट की तरफ जनाब चलते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास ईडियम आ गया है, टू कट ऑफ द हेड। टू कट ऑफ द हेड ईडियम है जिसका मतलब होता है जनाब सर से
सर जो है वो अपना जिस्म से, तन से जुदा कर देना, यानी बी हेड कर देना। अब यहां पे जो लफ्ज आया है डिकैपिटेट, डिकैपिटेट जो है इसका मतलब भी होता है सर तन से जुदा कर देना। मैं आपको पीछे भी बता आया हूं कि जब कैप लफ्ज आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है भाई, हेड होता है। और डी जो है ये डिक्रीज की तरफ इशारा कर रहा है, तनजली की तरफ, तो यहां पे डी कैप होना का मतलब होगा उसको सर से अलग कर देना। समझ आ रही है? और ये जो 8 होता है ये तब लगता है जब आपने कोई वर्ब लिखनी हो। उम्मीद है ये बातें आपको समझ आ रही हैं। तो यहां पे ऑप्शन तो बिल्कुल वाज़ेह हो गया भाई। इसका ऑप्शन क्या है, डी कैपिटेट है, यानी बी हेड, कट द हेड ऑफ, यानी किसी का सर जो है वो कलम कर देना, कट समबडी ऑफ द हेड। ठीक है, ये इसका मीनिंग हो गया। अब दूसरा हमारे पास लफ्ज है जी डिफ्रॉक। डिफ्रॉक क्या होता है, ये होता है रिमूव समबडी फ्रॉम जॉब और रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आप किसी को फर्ज से अलग कर देते हैं, मुलाजमत से निकाल देते हैं, तो उसका मतलब होता है डिफ्रॉक करना। इसी तरह इम्पेयर्ड है, इम्पेयर्ड का मतलब होता है किसी नोकदार चीज को आर पार कर देना, यानी स्टैब करना, किसी को स्पीयर करना, खंजर मारना या नेजा वगैरह मारना। ठीक है, तो सर तो अलग नहीं होता ना उससे, तो ये ऑप्शन आपका जनाब ये गलत हो गया। ठीक है ना, और ये वाला भी आपका ऑप्शन गलत है, ये तो रिमूव जो है ना समबडी फ्रॉम जॉब है। अब अर्बनाइट क्या है जी, अर्बनाइट जो है इसका मतलब होता है शहरी बाशिंदा, यानी अर्बन जो है ना डिवेलपर, सिटीजन। ये भी आपका ऑप्शन गलत हो गया। तो ऑप्शन आपके पास क्या है, बी ऑप्शन, डिकैपिटेट। उम्मीद है ये भी आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं जनाब। वसीम was so good at mathematics that people considered him to be a dash. Fill in the blank with the correct response. चलें जी, अब हम इसको जरा देख लेते हैं। देखें, आपके पास पहला ऑप्शन है प्रोडिजी। ये जी जब भी आता है जी, ये हमारा जी लगा देता है, यानी इल्म की बात करता है। ठीक है ना, तो प्रोडिजी का मतलब होता है एक्सपर्ट होना, स्किलफुल होना, यानी टैलेंटेड, गुड एट। तो वसीम वाज सो गुड एट, ये यहां पे गुड एट वैसे भी आया हुआ है, रियाजी में इस कदर काबिल था जनाब, द पीपल कंसीडर्ड हिम टू बी आ क्या जनाब, स्किलफुल, स्किलफुल पर्सन, यानी उसको टैलेंटेड पर्सन मानते थे जनाब, उसको जो है वो एक्सपर्ट मानते थे। तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, प्रोडिजी। अब दूसरे जो ऑप्शन है वो जनाब उनका क्या मतलब है, वो गलत क्यों है जी। अब ये जो हमारे पास है प्रोडिगल और प्रोफ्लीगेट, प्रोफ्लीगेट आप ओवरकोट में भी पढ़ चुके हैं, जिसका मतलब होता है फजूल खर्च किस्म के, आवारा किस्म के लोग। ये दोनों जनाब एक दूसरे के सिनोनिम हैं, जिनका मतलब है स्पेंड थ्रिफ्ट, यानी फजूल खर्च जो लोग होते हैं, जो एक्स्ट्रावेगेंट होते हैं, वेस्टफुल होते हैं, उनको हम प्रोफ्लीगेट और प्रोडिगल कहते हैं। और प्राइमेवल क्या है, प्राइमेवल जो है ये एंशंट होता है, यानी पुराना, कदीम, या इसको कभी कभी बेसिक, बुनियादी के मीनिंग में भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो जनाब आपके ये तीनों ऑप्शन तो हो गए गलत, ऑप्शन क्या रह गया, ए। उम्मीद है ये भी आपको समझ आ गया होगा जी। लास्ट है जी, हमने कवर कर लिया है अल्लाह के करम से। The newly elected president and CEO for the newly established branch of our company dash arrived recently. अब देखें जनाब, यहाँ पे ये जो आर्टिकल है, डेफिनेट आर्टिकल द, ये इस प्रेसिडेंट के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है और ये इस सीईओ के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है। इसका मतलब जब आप कोई आर्टिकल दो या दो से ज्यादा नाउन्स के लिए इस्तेमाल करें, तो आर्टिकल अगर एक है तो उससे मुराद एक ही शख्स होगा। अगर प्रेसिडेंट भी वही है और सीईओ भी वही शख्स है जनाब,
तो फिर हमें जो वर्ब चाहिए होगी वो सिंगुलर वर्ब चाहिए होगी। ये हैव भी नहीं आएगी और हैव जो है ना बिन भी नहीं आएगी, और हैविंग तो वैसे नहीं आ सकती। अब हमारे सही फॉर्म क्या होगी? हैज। The newly elected president and CEO for the newly established branch of our company has arrived recently। ये हमारा जनाब ठीक दुरुस्त जुमला है। तो अजीज तलबा, मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद है कि ये सारे के सारे सवालात आपको समझ आ गए होंगे, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। फिर मैं वही कहूँगा कि कोई भी किसी की भी राय हो वो हतमी कभी नहीं हुआ करती, आपका तहकीक करना लाजिम है। पेपर भले किसी डॉक्टर ने, किसी पीएचडी ने बना दिया है, इम्कान जरूर होता है गलती का। अगर उसने गलती की है तो भाई उसको गलती माननी भी चाहिए। और मैं तो हैरान हूं बोर्ड के ऊपर कि बोर्ड ने इतना भी जहमत गवारा नहीं की कि वो इस पेपर को दिखा ही देता किसी और टीचर को कि भी आप जरा नजर सानी कर लीजिए, देख लीजिए कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। इतने बहुत बड़े लेवल पे ये पेपर जो है कंडक्ट होने जा रहा है। तो बहरहाल अल्लाह ताला इनको हिदायत दे जी। अगली वीडियो तक आपसे इजाजत चाहूंगा। अपनी दुआओं में याद रखा करें जनाब, अपना ख्याल रखा करें। अल्लाह निगहबान।